हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सबके सब बता दीजिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए बच्चा, शुरू करते हैं। जैसा कि आज आपको बताया है कि आज ये जो मैंने क्लास लगाई है, ये स्पेशल आप सभी के लिए एक रैपिड फायर टाइप क्लास लगाई है, जिसको आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? देखिए, भीमबेटका जो है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज, ये जो भीमबेटका स्थान है, ध्यान दीजिएगा, ये साथी मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। 2003 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया। यहाँ पर गुफा चित्रकारी है। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन चित्रकारी जो लगभग 30,000 ईसा पूर्व की है। कब की है भैया? 30,000 ईसा पूर्व की है। आप इसे मध्य पाषाण युग की कह सकते हो। ये कब की है? मध्य पाषाण युग की है। इसको 1957-58 में वीएस वकड़कर करके एक व्यक्ति थे। वीएस वकड़कर करके उनका नाम था। आप ये भी कह सकते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? वीएस वकड़कर द्वारा खोज। वीएस वकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? आप कहोगे सर, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब दिया गया? 2003 में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे सर, ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इनको खोजा किसने था? वीएस वकड़कर ने। इस वर्ष 1957-58। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी सभ्यता के इस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है जिसका अर्थ मृतकों का टीला? ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ये शहर सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज याद रखिएगा, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, इसकी खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1922 में। यहां से एक तो नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, यहां पर नर्तकी की एक ब्रॉन्ज मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति। और एक यहां पर आयताकार स्नानागार मिला है। एक क्या मिला है यहां पर? आयताकार स्नानागार मिला है। तो मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। जो मोहनजोदड़ो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जो मोहनजोदाड़ो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पूछा है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, ये किस स्थान पर पाई गई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यहां पर याद रखेगा, नटराज की मूर्ति कहां पर प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा में प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति कहां पर प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा में प्राप्त हुई है। तीसरे का उत्तर सी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो यहां पर कहा गया है मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात आ जाए, या आप इसे भी कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो साथी मोहनजोदाड़ो है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जो मोहनजोदाड़ो है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जो मोहनजोदाड़ो है,
इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सबके सब खींच कर लेकर चलिए। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत शाबाश। पेन कॉपी लेकर बैठिए एक बार, सारे के सारे साथी। ये रैपिड फायर क्लास है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी धीरे धीरे चीजों को सीख पाओ। बातें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। अभी तो बता के चला था हड़प्पा की खोज की गई थी। तो चौथे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, राखल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो याद रखिएगा, जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। ये भारतीय दर्शन शास्त्र का स्रोत है। ये भारतीय दर्शन शास्त्र का स्रोत है। ये किसका स्रोत है? भारतीय दर्शन शास्त्र का। इसी तरह याद रखिएगा, एक वाक्य होता है वसुदेव कुटुंबकम, एक वाक्य होता है वसुदेव कुटुंबकम, ये महा उपनिषद से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? महा उपनिषद से। ये किससे लिया गया भैया? महा उपनिषद। इसी प्रकार यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता के बीच की जो बात थी वो कठ उपनिषद से ली गई है। किससे भैया? कठ उपनिषद से। तो इन 3-4 पॉइंट को याद रखेगा। यम नचिकेता संवाद किससे लिया गया है? कठ उपनिषद से। वसुदेव कुटुंबकम करके ये महा उपनिषद से। और उपनिषद जो होते हैं ये भारतीय दर्शन शास्त्र का स्रोत होते हैं। सत्यमेव जयते, इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 5वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? कह रखा है कि जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? इसी प्रकार याद रखिएगा, जो ऋग्वेद का उपवेद पूछता है, तो जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद इसी प्रकार आपसे पूछेगा, जो गंधर्व वेद है ये सामवेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसी प्रकार याद रखिएगा, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाता है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद भी कह देते हैं, शिल्पवेद भी कह देते हैं। तो यहां पर ये हो जाते हैं हमारे वेद, और दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं? उनके उपवेद। ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का क्या हो जाता है? शिल्पवेद। जबकि धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद। धनुर्वेद किसका? यजुर्वेद। नाम में ये धनुर्विद्या, इसका मतलब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध युद्ध कौशल से है। इसका संबंध किससे भैया? इसका संबंध युद्ध कौशल से, आर्चरी से है। गलत जोड़ी का चयन कीजिए। यहां पर रखे चंद्रगुप्त मौर्य वंश, बिंबिसार गुप्त वंश, राजा राजा चोल वंश और कनिष्क कुषाण वंश। यहां पर आपको कुछ वंश दे रखे और उन वंशों के कुछ यहां पर संस्थापक दे रखे, या उन वंशों के कुछ महान राजा दे रखे। तो कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। 78 ईस्वी में अपनी शक संवत की शुरुआत की। किसकी शुरुआत भैया? शक संवत। राजा राजा ये चोल वंश का शासक था। इसने तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने, याद रखिएगा, महान सम्राट चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व। ये जो बिंबिसार है गुप्त वंश का, बिल्कुल गलत है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, मगध का शासक, जिसकी हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। 7वें का उत्तर भी गलत है। कौन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? इनमें से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी अजात शत्रु के समय पर, आपको याद हो तो, अजात शत्रु के समय पर या उससे पहले उसके पिता
बिंबिसार के समय पर राजगीर या राजगृह जिसको कह देते हैं, राजगीर या राजगृह बिहार में, यहीं पर ये उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसी में याद रखेगा जो पहली बौद्ध संगीति है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, उसका आयोजन भी यहीं पर किया गया था। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का आयोजन राजगीर बिहार में किया गया था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म याद रखिएगा 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23वें भगवान पार्श्वनाथ जी और 24वें जैन तीर्थंकर याद रखेगा महावीर स्वामी जी। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? इन्हें बसादी कहा जाता है। कर्नाटक इत्यादि में याद रखेगा जो जैन मठ होते हैं इन्हें बसादी कहा जाता है। 9वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। श्वेतांबर शब्द किससे जुड़ा है? श्वेतांबर और दिगंबर जैसे बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक महायान और एक हीनयान। महायान और हीनयान, इसी प्रकार याद रखिएगा जो जैन धर्म है इसके भी दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दो क्वेश्चन नंबर लिखकर, और हाथों में ना इनकी ठंड उतार लो। कहोगे सर जैन धर्म से संबंधित। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ ये किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ ये किससे संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो त्रिपिटक होते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, जिसमें आ जाता है सुत्त पिटक, जिसमें आ जाता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये तीन अच्छे से याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति याद रखेगा सारनाथ मृगवन में। सारनाथ ये वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में, यहीं पर चौखंडी और यहीं पर धमेक स्तूप है। यहां पर दो स्तूप है, चौखंडी और धमेक स्तूप। तो भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चैंदा अवस्था धर्म ग्रंथ ये किस धर्म से संबंधित है? चैंदा अवस्था धर्म ग्रंथ ये किस धर्म से संबंधित होते हैं? चैंदा अवस्था धर्म ग्रंथ तो याद रखिएगा ये पारसी धर्म से संबंधित है। देश में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में इसमें से क्या स्थित है? मध्य प्रदेश में, और ये 200 रुपए के नोट पर भी है। रुपए 200 के नोट पर भी इसका चित्र है। रुपए 200 के नोट पर चित्र, रुपए 200 के नोट पर चित्र। सांची का स्तूप जो इसमें से भैया सांची स्तूप है, ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन ये किसने किया? तृतीय बौद्ध परिषद, तो 4 मुख्य बौद्ध परिषद हुई है। एक 483 ईसा पूर्व, एक 383 ईसा पूर्व, एक 250 ईसा पूर्व और एक 72 एडी में। पहला अजात शत्रु उसी वर्ष जिस वर्ष भगवान गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, राजगीर सप्तपर्णी गुफा में। सेकंड कालाशोक के द्वारा वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा। और चौथी
कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा। इसी में महायान और हीनयान बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, महायान और हीनयान। तो कहोगे तृतीय बौद्ध परिषद किसने आयोजित कराई? राजा अशोक। कौन से वर्ष? 250। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। अशोक के प्राचीनतम अभिलेख ये किस लिपि में पाए जाते हैं? देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है भाषा, एक होती है लिपि। तो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख ये किस लिपि में पाए जाते हैं? अशोक के प्राचीनतम अभिलेख ये इनमें से किस लिपि में? और इसको जो डिकोड किया था जेम्स प्रिंसिप ने डिकोड किया था। इसको किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा इस लिपि को पढ़ा गया था। इस लिपि को पढ़ा गया था। तो खरोष्ठी और अरामेइक लिपि में अशोक के जो प्राचीनतम अभिलेख हैं ये खरोष्ठी और अरामेइक लिपि के साथ साथ ब्राह्मी लिपि में भी। तो यहां पर इनमें एक से अधिक इसका उत्तर हो सकता है। शक युग ये कब से आरंभ हुआ है? कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा। कुषाण वंश के राजा, देखिए कई जगह 57 ईसा पूर्व, कई जगह 58 ईसा पूर्व। ये विक्रम संवत की शुरुआत है। किसकी? विक्रम संवत की शुरुआत है, ईसा पूर्व। जबकि 78 ईस्वी से ये शक संवत की शुरुआत है। 78 ईस्वी से ये किसकी शुरुआत है? तो कहोगे सर हाँ भाई वो तो प्राकृत भी थी, मगधी प्राकृत जिसको कह सकते हैं। इसी प्रकार खरोष्टी भी थी, ग्रीक भी थी, अरामिक भी थी। तो ब्राह्मी भी उसका हो जाएगा और कुछ जगह इसको खरोष्टी में भी। तो शक संवत का आरंभ कब हुआ था? कहोगे सर 78 ईस्वी। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? वही हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का था। कौन से वंश का? पुष्यभूति वंश का, जिनका राज्य थानेश्वर हरियाणा में था और बाद में अपनी राजधानी को कहां? कन्नौज ट्रांसफर कर लिया था। पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। राजा हर्षवर्धन ने जैसे नागानंद, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। और इनका जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। बाणभट्ट ने पुस्तक लिखी है हर्षचरित। बाणभट्ट ने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित ये किसकी पुस्तक है? ये बाणभट्ट की पुस्तक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के समय पर चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। चीनी यात्री हेनस्वांग। हेनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनस्वांग से पहले एक फाह्यान नामक यात्री भी भारत आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह देते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाह्यान ने भारत की यात्रा की थी। जबकि हेनस्वांग जो था उस समय पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन ये दोनों के दोनों थे। तो इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, क्योंकि ये दोनों के दोनों समकालीन है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को, आपको याद होगा, तो नर्मदा के तट पर हराकर उसके दक्षिण अभियान को रोका था। ये चालुक्य वंश का राजा था। तो हेनसांग, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, अगर इनमें से एक होता कोई तब फिर हर्षवर्धन से ही होता या पुलकेशिन, दोनों है तो यहां पर दोनों बनेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम, जिसकी जो शादी थी वो दक्षिण भारत के राजा के साथ हुई थी। तो याद रखिएगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? इसी के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। इसी के लिए प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयागराज में
राजा अशोक के स्तंभ पर, राजा अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति कवि हरिशेन के द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति कवि हरिशेन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त। 21 का उत्तर भी। चोल शिलालेखों से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि, इनमें से कौन सी भूमि थी जिसे किसी स्कूल को दान कर दिया जाता था कि भाई उससे जो भी लगान वगैरह वसूला जाए वो स्कूल के देखरेख में, स्कूल के खर्चे पूरा करने में इस्तेमाल किया जाए, स्कूल के खर्चे पूरा करने में इस्तेमाल किया जाए, स्कूल के खर्चे पूरा करने में आप कहोगे सर पूरा किया जाए। जैसे इसमें अलग अलग प्रकार की जो जमीन दान दी जाती थी राजाओं के द्वारा उसका उल्लेख है। तो गुरुकुल मतलब जैसे पाठशाला, वहीं से याद कर लीजिएगा शाल भोग। इसी प्रकार वेलन वगाई जो होता था वो गैर ब्राह्मण कृषकों को जो दी जाती थी, गैर ब्राह्मण कृषकों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको वेलन वगाई कहते थे चोल शासन में। होयसेल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसेल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इनमें से कौन सी होयसेल साम्राज्य की राजधानी थी? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए भाई। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल सुबह 7 बजे से याद रखिएगा अंतिम प्रयास बैच की क्लास शुरू है। कल सुबह 7 बजे से एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच की आज रात 12 बजे तक जुड़ने की लास्ट डेट है। आप या आपका कोई साथी अभी नहीं जुड़ा है, बहुत बढ़िया टीम है बच्चा, बहुत अच्छे क्रम से क्लासेस, मतलब बहुत मन से आप लोग पढ़ाई करोगे तो कोशिश करके जुड़ जाना। एक 6-7 घंटे डेली पढ़ने का बढ़िया टाइम टेबल बन जाएगा। अभी दोपहर 12 बजे एप्लीकेशन पर इसका टाइम लॉन्च कर रहा हूं, टाइम टेबल, और कल सुबह 7 बजे करंट प्लस स्टैटिक की पहली क्लास से शुरुआत है। होयसेल साम्राज्य की राजधानी तो याद रखेगा जैसे हेलेबीडू भी कहते, पहले इसे द्वार समुद्र इसका नाम हुआ करता था, वर्तमान में हेलेबीडू कह देते, कर्नाटक में स्थित है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को परास्त किया था? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था और नर्मदा नदी के तट पर पराजित करके इसी से संबंधित इसका एक दरबारी कवि था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति इसका दरबारी कवि है जिसने इसके लिए एक प्रशस्ति की रचना की है। एहोल अभिलेख भी याद रखिएगा इसी से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है उसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय। 9वीं शताब्दी में स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? देखिए वर्तमान में भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कहोगे सर भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? कहोगे सर कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये पाल वंश के शासक, एक बंगाल का वंश था पाल वंश, धर्मपाल के द्वारा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की है? तो प्राचीन तमिल भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। तो पूछेगा संगम साहित्य ये किससे संबंधित है? तो याद रखेगा संगम साहित्य ये तमिल भाषा से संबंधित है। इसमें जैसे इलंगो अडिगल ने याद रखिएगा मणिमेकलई की रचना किसने की पूछा है? इलंगो अडिगल ने शिलप्पादिकारम की रचना की है। इलंगो अडिगल ने किसकी रचना की है? शिलप्पादिकारम की। जबकि मणिमेकलाई की रचना यह सत्यनारायण ने की है।
मणि मेकलाई ग्रंथ की रचना किसने की है? सत्यनारायण ने। इलंगो अड़िगल ने किसकी रचना की है? शिलप्पादिकारम। राज तरंगिणी के लेखक बताइए। संस्कृत भाषा में कश्मीर के राजाओं का इतिहास। संस्कृत भाषा में कश्मीर के राजाओं का इतिहास। कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तो कश्मीर में किस किसने शासन किया है, ये उसका इतिहास है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई। कल्हड़ ने इसकी रचना की है। कल्हड़ ने रचना। दश कुमार चरित की रचना किसने की है? दश कुमार चरित एक प्राचीन ग्रंथ है, इसकी रचना दंडी ने की है। इसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। यूरोपीय नाविकों द्वारा। यह 10 रुपए के नोट पर है। इसका चित्र याद रखेगा। 10 रुपए के नोट पर यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा की गई थी। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, यहीं पर कन्हेरी की गुफाएं हैं, यहीं पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, यहीं पर प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं हैं, और यहीं के पुणे शहर में याद रखेगा कारले की गुफाएं। तो ये सारी गुफाएं कहां पर पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कन्हेरी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कारले केव्स, ये सब किस महाराष्ट्र। किस मंदिर का निर्माण राजा राज्य चोल के द्वारा किया गया था? राज राजा चोल के द्वारा किया। इनमें से किस मंदिर का निर्माण राजा राज्य चोल के द्वारा किया गया था? थोड़ी तबीयत ऐसी गड़बड़ कर रही है क्योंकि पूरे हफ्ते एक भी दिन के रेस्ट नहीं मिला ना। मंदिर का निर्माण राजा राज चोल। तो याद रखिएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर 31 का उत्तरी तमिलनाडु। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी भी कह दिया जाता है, ययाति केसरी भी कह दिया जाता है। तो सोमवंती राजा ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण। उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? उदयगिरी और खांडगिरी की जो गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है? उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं। एक बार इस क्लास के लिंक को सबके सब अपने व्हाट्सएप पे लगा दो। इतना साथ तो बहुत है तुम्हारा। एक बार इस क्लास के लिंक को बच्चा सबके सब अपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। ये मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विज्ञान का एक आइडिया देने के लिए। मोहन जी कंप्लीट स्टडी मटेरियल अपलोड हुआ है, कौन सा नहीं हुआ बता दो बच्चा। जो ये 99 रुपए का अंतिम प्रयास बैच है सब कुछ अपलोड है। क्लास कल सुबह 7 बजे से जिसने भी अंतिम प्रयास से जुड़ चुके हैं सब लोग सुन लो। आज दोपहर 12 बजे टाइम टेबल, कल सुबह 7 बजे से क्लास। और जो भी नहीं जुड़े आज रात तक जुड़ जाइए। उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं अच्छे से याद रखिएगा, ये कहां पर स्थित है? उदयगिरी खांडगिरी की गुफाएं ये उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? खजुराहो के मंदिर आंध्र प्रदेश, तिजारा मंदिर राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश, एक सुमेलित है। तो देखिए लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में हो जाता है, ना कि मध्य प्रदेश में। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में, तिजारा मंदिर राजस्थान बिल्कुल सही है, और खजुराहो के मंदिर कहां पर पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में। तो बाकी 3 गलत थे, केवल बी वाला आपका बिल्कुल सही है। कौन सी भारतीय चित्रकला शैली जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है, जिसमें भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है? शुद्ध सोने और कीमती पत्थर, शुद्ध सोने और कीमती पत्थर। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत के तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। ये जो पेंटिंग है
इसमें शुद्ध सोने का आप ये कह सकते हैं इस्तेमाल होता है और भगवान श्री कृष्ण जी को दर्शाया जाता है। अब कहोगे जो मधुबनी पेंटिंग है ये तो लोक पेंटिंग है बिहार की, इसमें तो ऐसा होता नहीं है। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर, या वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, ये भी जनजातीय पेंटिंग है। तो ये तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग जो है, तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग याद रखिएगा, इसमें शुद्ध सोने आदि का काम होता है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली ये किस राज्य से संबंधित है? चित्रकला की पट्टचित्र, जैसे इसमें पूछ लेगा कलमकारी पूछ लेता है, पिथौरा चित्रकला पूछ लेता है, गोंड आर्ट पूछ लेता है, कलमकारी पूछ लेगा, काली घाट पेंटिंग पूछ लेगा कि काली घाट किस राज्य की है। इसी प्रकार आपसे निर्मल और चेरियल पेंटिंग भी पूछ लेगा। तो निर्मल और चेरियल पेंटिंग, तो निर्मल कहाँ की है भैया? तेलंगाना की। काली घाट पश्चिम बंगाल कोलकाता की पेंटिंग है। गोंड मध्य प्रदेश, पिथौरा चित्रकला गुजरात की, और कलमकारी याद रखेगा ये आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी किसकी है बच्चा? आंध्र प्रदेश की। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकला है। पट्टचित्र नाम से उड़ीसा की चित्रकला। एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किन्हें समर्पित है? मतलब एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई के निकट घारापुरी द्वीप पर, मुंबई के निकट महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। भगवान शिव को समर्पित है। किनको? भगवान शिव को। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिर तथा विरूपाक्ष के जैन मंदिर का समूह है, जो कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। तो यहां पर आपको हिंट दे दिया कि ये जो मंदिर है इसमें हिंदू और जैन 2 प्रकार के मंदिर है, और कर्नाटक के बागलकोट जिले में। तो पट्टदकल स्मारकों का समूह, इसको क्या कहा जाता है? पट्टदकल स्मारकों का समूह। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह दो, जिनको सवाई राजा जयसिंह भी कहते हैं, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? सबसे पुराना जो जंतर मंतर है वो दिल्ली में 1724 ईस्वी में। जयपुर वाला जो जंतर मंतर है इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। उज्जैन मध्य प्रदेश, वाराणसी और मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी और मथुरा उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, इन 5 स्थानों पर सवाई राजा जयसिंह दो के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किसमें की है? अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किसमें की है? बेटा डेट गलत होगी तो उससे सुधार कर लेना। अगर फॉर्म भरने में डेट गलत हो गई है तो उसमें करेक्शन कर लेना। अल बरूनी गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी याद रखिएगा, अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की है। दास या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दास या गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेकर सन 1526 तक, 1206 से 1526 तक, ये 320 साल, कितने साल? 320 साल सल्तनत दिल्ली में सल्तनत काल रहा है। दिल्ली में सल्तनत काल, जिसमें पांच ऐसे वंश हुए अलग अलग जिन्होंने शासन किया है। पहला गुलाम या मामलुक वंश भी कह देते, गुलाम या मामलुक वंश भी कह देते, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते। फिर आ जाता भैया आपका खिलजी वंश, खिलजी के बाद में तुगलक, तुगलक के बाद में सैयद, सैयद के बाद में लोदी वंश, सैयद के बाद में लोदी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में किसने लागू किया? एकता प्रणाली ये भी एक जमीन से संबंधित, लगान से संबंधित प्रणाली थी, जिसमें जो इक्तादार होते थे उन्हें लगान वसूल करके उसका जो खर्चा हुआ करता था राजस्व से संबंधित थी, खर्चा इत्यादि निकाला जाता था। एकता प्रणाली, इसने जीतल और टंका, पीतल और टंका, चांदी का टंका, पीतल का जीतल, ये सिक्के चलाए। इल्तुतमिश, इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। 42 का उत्तर है। भारत में सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की है? नवरोज त्योहार भी इसी ने मनाना शुरू किया। इसकी ब्लड एंड
इसकी लोह एवं रक्त की नीति, अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, लोह एवं रक्त नीति। और याद रखिएगा, चहलगानी का विनाश भी किया है, चहलगानी का विनाश भी किया है, चहलगानी का विनाश। इसकी बात कर रहे हैं बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। 43 का उत्तर सी। दिल्ली सल्तनत में पांचों वंशों का सही क्रम बताइए। दिल्ली सल्तनत के जो वंश हुए उनका बिल्कुल क्रम बताइए। तो सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर बीच में यहां पर सैयद, और उसके बाद में लोदी वंश। तो बी आपका बिल्कुल सही है, गुलाम खिलजी तुगलक, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। किसने अपने सैनिकों के लिए तिरी के सैन्य नगर का निर्माण, तिरी फोर्ट का निर्माण करवाया था? किसने अपने सैनिकों के लिए तिरी फोर्ट का निर्माण करवाया था? तिरी फोर्ट का, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहता था। बस इसने अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, इन सब का निर्माण भी करवाया। थोड़ा ये लंगोट का ढीला था। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसने अपने सैनिकों के लिए तिरी के सैन्य नगर का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक पगलेट। इसने 4-5 काम किए। इसने टोकन करेंसी भी चलाई थी। जो भारत में टोकन मुद्रा है ये इसी के द्वारा चलाई गई थी। दौलताबाद, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यमुना नदी के किनारे सन 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सिकंदर लोदी के द्वारा। पूछा है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? इसी ने दिल्ली में, याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। 48 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अमुक्त माल्यद ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमुक्त माल्यद ग्रंथ किसके द्वारा? तो विजयनगर के प्रतापी राजा विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्ण देव राय के द्वारा। मुगल सम्राटों का सही कालक्रम बताइए। मुगल सम्राटों का, तो 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में अपने मुगल वंश की स्थापना की। सबसे पहले अकबर आएगा, अकबर के बाद में अकबर का बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब। ही आपका बिल्कुल सही है। हानवा का युद्ध कब हुआ था? हानवा का युद्ध साथी कब हुआ था? हानवा का युद्ध कब हुआ था? सबके सब बताइए, हानवा का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, और 29 में याद रखिएगा घाघरा का युद्ध। तो 1527 में हानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क, मतलब बंगाल को सिंधु घाटी लाहौर तक, पेशावर तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? इधर सोनार गांव पश्चिम बंगाल से लेकर पेशावर तक शाही सड़क का निर्माण इसी ने, याद रखिएगा, चांदी की एक मुद्रा चलाई थी रुपयक, जिससे हमारी मुद्रा रुपया का नाम लिया गया है। तो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से शेर शाह सूरी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना इसी ने, याद रखिएगा, सुलह ए कुल की स्थापना भी की है। इसी ने सुलह ए कुल की स्थापना भी की है। दीन ए इलाही धर्म और सुलह ए कुल की स्थापना भी इसी के द्वारा। किसकी बात कर रहे हैं? याद रखिएगा, अकबर के द्वारा। कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? तो याद रखिएगा, टोडरमल। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण भी करवाया, राजधानी भी बनाया। इसके शासनकाल में 3 राजधानी रही है, आगरा, फतेहपुर सीकरी और कुछ समय के लिए लाहौर भी। इसी ने आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया था, आगरा के किले का निर्माण जैसे कहते हैं। 55 का उत्तर सी। कौन बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? इनमें से कौन
9 रत्नों में से एक नहीं था। जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से कौन एक नहीं था? जो अकबर के नवरत्न थे इनमें से कौन एक नहीं था? जो अकबर के नवरत्न थे इनमें से कौन एक नहीं था? अबुल फजल बिल्कुल था, राजा तोडरमल, बीरबल, फकीर अजायुद्दीन, ये सारे के सारे। उस्मान अली खान नहीं था। 56 का उत्तर ए। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? सन 1608 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत में कई क्षेत्रीय साम्राज्य उभरे। यह घटना किस वर्ष हुई थी? घटना मतलब औरंगजेब की मृत्यु। तो सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। भारत का अंतिम मुगल शासक, रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी, म्यांमार। तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण, हैदराबाद की चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया है? हैदराबाद की चार मीनार मूसी नदी के किनारे, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किला मुबारक स्मारक कहां पर स्थित है? किला मुबारक, ये जो भैया स्मारक है या किला मुबारक, एक पुराना किला भी आप इसे कह सकते हैं। किला मुबारक एक पुराना किला भी आप इसे कहते हैं। ये पंजाब के भटिंडा में स्थित है। कहां पर भैया? पंजाब के भटिंडा में स्थित है। जयपुर के हवा महल का निर्माण, 953 खिड़की है। कितनी खिड़की है? 953। और ये खेतड़ी के महल से प्रेरित है। खेतड़ी के महल से प्रेरित है। हवा महल जो है वो खेतड़ी के महल से प्रेरित है। जयपुर, जयपुर के हवा महल का निर्माण ये झुंझुनू के खेतड़ी महल से राजा प्रताप सिंह के द्वारा 1599 ईस्वी में इसका निर्माण, 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 62 का उत्तर सी, 1799 में। प्रश्न संख्या 63, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना, तो याद रखिएगा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म ये किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म याद रखिएगा शिवनेरी के दुर्ग में जन्म हुआ था। शिवनेरी के दुर्ग में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से और किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? अच्छे से याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के विरुद्ध। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। कौन सी संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति का कारण बनी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 4 मैसूर युद्ध हुए। 4 अंग्रेज मैसूर युद्ध भी कह सकते हो या 4 आंग्ल मैसूर युद्ध भी कह सकते हो, जिसमें तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में कौन सा राजस्व संग्रह प्रणाली स्थापित की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में इनमें से कौन सी? तो देखिए, अगर आप स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये किसने शुरू की थी? कार्नवालिस ने। कार्नवालिस। रैयतवाड़ी मुनरो और रीड के द्वारा, मुनरो और रीड के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक के द्वारा ये महलवाड़ी प्रथा थी जो 1822 में आई। उस समय के अंग्रेजों के अधीन जो उत्तर भारत का हिस्सा था वहां पर इसे लागू किया गया। भारत की पहली प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में प्रकाशित किया? भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना, भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना ये किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा सन 1916 में। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा
मराठा अंग्रेजी में निकलता था, जबकि इनका एक और समाचार पत्र था केसरी, जो कि मराठी भाषा में निकलता था। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना की है और उसका संपादन किया है? किस बंगाली अखबार? तो संवाद कौमुदी, ये राजा राममोहन राय का था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इनमें से कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी के और अखबार है, नवजीवन भी इनका एक अखबार है, हरिजन भी इनका एक अखबार है, यंग इंडिया भी इनका एक अखबार था। तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी 1914 में। कॉमनवेल्थ और बाद में न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र किसने शुरू किया? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से ये समाचार पत्र किसके थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, लखनऊ की बात करें तो कुंवर सिंह आरा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा कैनिंग, ये भारत का गवर्नर जनरल था। किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली है? 1928 के किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली है? खींच कर लेकर चलो सबके सब। भोगेसर बारदोली सत्याग्रह। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था? संथाल विद्रोह, याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू भगत। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में सर विलियम जोन्स के द्वारा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। तो आपसे पूछ लेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स। किस वर्ष स्थापना हुई है? 1784 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, आपसे भी पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? और राष्ट्रगान लिखा किसने? राष्ट्रगान जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 की कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करता, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष, तो केवल प्रथम महिला अध्यक्ष में 1917 कोलकाता एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला की बात हुई सरोजिनी नायडू।
1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनमें से किस संस्था का गठन किया था? 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? जुलाई में घोषणा, 16 अक्टूबर 1905 से लागू, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारत में स्वदेशी और बायकाट आंदोलन का जन्म हुआ था करजन के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 दिसंबर में। बांग्लादेश की राजधानी, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह आगा खान और मोहसिन उल हक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा किस वर्ष और किस देश में फहराया गया था? मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले जर्मनी में 1907 में। किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना, सुनिए कल से साथी, कल सुबह कितने बजे से? सुन लीजिए सब के सब, जो हमारा थ्योरी का एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपी होमगार्ड का थ्योरी बैच है जिसका नाम है अंतिम प्रयास, ये मात्र 99 रुपए का बैच है। इसके क्लासेस कल 1 दिसंबर सोमवार से सुबह 7 बजे से एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर होंगी। इसमें नोट्स, स्टडी मटेरियल, फ्लो चार्ट्स में नोट्स अपलोड है, इसमें सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें साथ इसमें अपलोड हो चुकी है। तब आप समय ना व्यर्थ करते हुए तुरंत के तुरंत आज रात इससे लास्ट जुड़ सकते 99 रुपए में, फिर ये बढ़कर भैया 299 रुपए का हो जाएगा कल से। तो आप फिर दूसरों से पूछोगे, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैच बनेगा, तो बच्चे कहेंगे कि बढ़िया पढ़ाई चल रही है, फिर कहोगे मेरी तो छूट गई। तो जो भी साथी जुड़ना चाहे आज रात तक जुड़ जाएं, और कल से हमारी थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी बढ़िया एकदम जबरदस्त तरीके से। नौजवान भारत सभा के संस्थापक सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा पूछा है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? जेल की दीवारों पर महाकाव्य, सोचो इनमें से कौन ऐसे हैं कि जिन्होंने, जो जेल में रहे और जेल की दीवारों पर इन्होंने कमला नामक महाकाव्य लिखा है। इन्होंने कमला नामक महाकाव्य लिखा है जेल की दीवारों पर। तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर। 89 का उत्तर भी। ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये टिप्पणी किससे संबंधित है? इसमें बिना किसी मुकदमे के व्यक्ति को 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता था। बिना किसी मुकदमे एफआईआर के, केवल शक के आधार पर, केवल शक के आधार पर, केवल शक के आधार पर इसमें किसी व्यक्ति को, अच्छे से याद रखेगा, 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता था, 2 वर्ष तक कैद में। और रॉलेट एक्ट पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नहीं लौटाया था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, तब लौटाया था। असहयोग आंदोलन के समय केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें 13 अप्रैल 1919, तब तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि लौटाई थी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा की जो घटना है ये 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक स्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, असहयोग आंदोलन के दौरान घटित थी। और इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 भाई थे। 93 का उत्तर भी। स्वराज पार्टी के सह संस्थापक
मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किसने की है? 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद में इन्होंने अपनी वर्तमान प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नील की बलात् कृषि से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती को लेकर तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था सन 1917 में। चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर यह नील खेती के विरुद्ध में था। 1909 में गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी? 1909 में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कौन सी किताब लिखी है? तो याद रखिएगा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ? 5 मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते पर यह किस वर्ष हस्ताक्षर हुए हैं? गांधी इरविन समझौते पर, जिसके द्वारा गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। तो ये बातें 5 मार्च 1931 की। 5 मार्च 1931। पूना समझौता 23 सितंबर 1932। पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? जो पूना पैक्ट था, क्योंकि उससे पहले अगस्त में अच्छे से याद रखिएगा 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 जो अंग्रेजी प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, उसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन रख दिया। फिर बाद में बाबा साहब और गांधी जी के बीच में पुनः समझौता हुआ 24 सितंबर 1932। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? और यह भी बताने कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था और कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? आज रात को 9 बजे वाली जो क्लास है उससे विशेष तौर पर बच्चा मैं करंट अफेयर आधारित लेना चाहता हूं। तो आज रात को 9 बजे सबके सब तैयार रहोगे? यस या नो करके बताइए। बिल्कुल बेटा, मैं इसका मूल विधि का भी अब कल से एसआई के, क्योंकि अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा एप्लीकेशन पर होमगार्ड में, और कल से आप लोगों के साथ एसआई के साथ आ जाऊंगा। अब जब तक पेपर नहीं होता मैं एसआई का। तो याद रखिएगा 1946 में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं? जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त 1942। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले, तो उस समय माउंटबेटन वायसराय से क्या बन गया था? भारत का गवर्नर जनरल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, सी राजगोपालाचारी। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसने? तो डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद न लेने की नीति। बादशाह खान किन्हें कहा जाता है? और ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त प्रदान किया गया था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर अपना खुदाई एक खिदमतगार संगठन, जिसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है, उसके द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा, भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा कहा था? भिखारी के लिबास में। अब देखिए विंस्टन चर्चिल, इसने तो नंगा फकीर कहा, भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा गांधी जी ने किसको कहा है? भिखारी के लिबास में महान आत्मा, ये गांधी जी ने किसको कहा है? भिखारी के लिबास में महान आत्मा, ये किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल सही, याद रखिएगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा की उपाधि
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दी गई थी, महात्मा की उपाधि। संपूर्ण क्रांति का नारा, अब बच्चे ये 2 दिन नहीं है जो इसमें लिखे हैं, अब केवल आज का दिन है, केवल आज का दिन। आज रात तक जुड़ जाइएगा जिसको भी जुड़ना है। बहुत बढ़िया क्रम से क्लासेस है, अच्छा कंटेंट है, बढ़िया टीम है सारी की सारी, और बिल्कुल एकदम सीक्वेंस फ्लो चार्ट में नोट्स पहले अपलोड करा दिए। एक आधे घंटे की, आज 12 बजे इसका टाइम टेबल दे रहा हूं, आधे घंटे की योजना इनकी क्लास रेगुलर, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी 5, 7, 10 योजना डेली याद करने की। 7 से 10 योजना, हमें 150 से 200 योजना याद करनी है। मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ के चलेंगे। कम से कम 150 दिवस, कम से कम 150 देशों की राजधानी मुद्रा ट्रिक से, कम से कम 400 किताबें, और सोशल मीडिया स्पेशल जीके टॉपिक में। तो 6-7 घंटे की क्लास होंगी, आपको इसका बच्चा बहुत बहुत फायदा मिलेगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया को इनमें से किसने डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया को इनमें से, तो जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, इसमें ना पहला पूछा ना स्थायी पूछा, और आप और ना इसमें भैया सच्चिदानंद सिन्हा है, तो ये स्थायी अध्यक्ष भी थे, ये निर्वाचित अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की मसौदा समिति, और क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पूछा है, तो भाई 11 दिसंबर 1946 से राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, और ये तो 15 अगस्त की बात हो रही है 1947, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सीधा उत्तर होगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब, कौन एक नहीं था इनमें से? तो याद रखिएगा एवी ठक्कर जो है, ये मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, यही बाद में प्रस्तावना बना। केंद्रीय बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला, तो याद रखिएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? संविधान सभा का विचार ये सबसे पहले साथी किसने दिया था? संविधान सभा का विचार बिल्कुल दी, बिल्कुल याद रखिएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना, संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत, ये सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से आया है? तो याद रखिएगा केशवानंद भारती के इसके फैसले से। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में, 26 नवंबर 1949। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किसने दिया? किस देश से? आयरलैंड से डीपीएसपी, ब्रिटेन से एकल नागरिकता संसदीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य फ्रांस से। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत हो, ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर हो, यह कनाडा से ली गई है। भारत राज्यों का संघ होगा, ये कौन से अनुच्छेद में होगे सर? अनुच्छेद 1। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? होगे सर भाग 8। 21 जनवरी 1972 को इनमें से कौन सा राज्य पूर्ण राज्य बना? तो याद रखिएगा मेघालय, ये 1972 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से। संवर्ती सूची में इनमें से कौन सा विषय आता है? ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये 7वीं अनुसूची में, संवर्ती सूची में 1 याद रखिएगा, ये संवर्ती सूची में। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद, और थोड़ा तेजी से हाथ चलाइए बच्चा, कल से मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके टॉपिक
और ये आपका जितना भी पोर्शन है, तो आप सबके सब साथी जो भी अभी नहीं जुड़े होमगार्ड के बैच से, 99 रुपए में कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारा। और एक बार कंटेंट तो देख कर आओ, कंटेंट ना पसंद आए तो वापस ले लेना, 99 रुपए भी, लेकिन पढ़ो बिल्कुल क्रम से, एकदम अच्छे से टाइम टेबल बताकर। समझ में आ रही है? और ट्रिक ट्रिक कर रहा है, ट्रिक के चक्कर में ट्रक बन जाएगा तेरा पेपर में। हो गए सर। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बालकों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आपातकाल के समय किन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये अनुच्छेद आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते। ये अनुच्छेद, और ये बात किसमें लिखी गई है? संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार, कि बाकी निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते। संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी, ये किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 डीपीएसपी, उसका अनुच्छेद 43 भी, ये सहकारी समितियों की स्थापना। इन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वाधिक रूप से स्पष्ट की गई है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई उल्टा सीधा कानून बनाती है तो उसको रद्द कर सकती है। ये अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश देने के लिए किया जाता है। एक अध्यक्ष 4 सदस्य, वित्त आयोग की स्थापना। नए राज्यों के गठन और सीमाओं के फेरबदल से संबंधित वर्णन, कि अगर आप नए राज्य का गठन करना चाहते हैं किसी राज्य में से, या 2 राज्यों को मिलाना चाहते हैं, या सीमाओं में फेरबदल या नाम में सीमा को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, ये सब अनुच्छेद 3 में दिया गया है। संसद को ऐसा करने की शक्ति है। 44वें संविधान संशोधन ने इनमें से किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? इनमें से किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 में एक और जोड़ा गया, अनुच्छेद 300A, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 17, ये किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है? देखिए, राजा हिंदुस्तानी टॉपर तो आप बन जाओगे, टॉपर इसी दुनिया से आते हैं, कोई एलियन नहीं होते। बस एक काम मैंने क्या बताया, कुछ मत करो, 100% सिलेबस समझते हो नहीं समझते, बस 100% सिलेबस पढ़ जाओ। तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? कौन से अनुच्छेदों के द्वारा हमें समानता का अधिकार मिलता है? कौन सा समानता का अधिकार मिलता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता भी पढ़ा था। संविधान के किस अनुच्छेद में, अरे यार ये रिपीट क्यों हो रहा है? ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यह निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन, तो भाग 4 अनुच्छेद 35 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 जो है, यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, कि जो बजट है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख ये कौन से अनुच्छेद में? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन
और 360 वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक भारत में नहीं लगा है। संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश, संतोष कोशिश करना अगर आप नोट्स बना पाओ। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को याद कर लेते हो। जो नोट्स नहीं बनाते वो अगर 50% याद कर पाते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं चाहे छोटा छोटा, वो उसके 3 गुना याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 123 से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। संपत्ति का अधिग्रहण, यह भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A, संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A, 42वें संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, यह किससे कहा गया है। मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 32 है, मौलिक अधिकारों में बाबा साहब ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। 16, किसी कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है। नौकरी करने की, काम करने की, तो अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यह किस वर्ष पारित किया गया था। निशुल्क और अनिवार्य RTE 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू है। नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं था, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कहोगे सर ये सारे के सारे मौलिक अधिकार है, तो निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, ये कौन से भाग में। तो याद रखिएगा संविधान का भाग 4, जबकि 3 में फंडामेंटल राइट। संविधान के डैश भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। अब कहोगे सर अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 किस में आता है। DPSP में। DPSP कौन से भाग में, भाग 4 आयरलैंड के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रीति बेटा बैच आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन है आपके पास। अगर आपके पास एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है, तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर लेना, और पेड कोर्स में जाकर अंतिम प्रयास बैच पर क्लिक कर लेना, यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच। और 99 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट। आप किसी दूसरे के नंबर से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आए तो 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप। अनुच्छेद 51A, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा ABCD करके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रथम नागरिक, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यह बात गलत है। वही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, भारत के चीफ जस्टिस ये साथी कार्यकाल संभालते हैं। भारत के चीफ जस्टिस ये कार्यकाल संभालते हैं। तो देखिए किताब भी ऑर्डर करने का फ्लिपकार्ट पर अंतिम दिन है, और बैच से जुड़ने का भी कोशिश कीजिएगा। ये आज साथी अंतिम दिन है। तो बैच में बस मेरी तरफ से आपके लिए 5-6 चीजें। अभी 12 बजे आपके लिए मैं क्या बताऊंगा, इसका टाइम टेबल। पहली चीज है कि इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जितने हैं, इवन स्पेशल जी के टॉपिक तक, सारे के सारे कंटेंट स्टडी मटेरियल जो पूरे PDF होते हैं वो सब अपलोड हो चुके हैं बहुत ही क्रम से, और बहुत ही शॉर्ट में है वो फ्लो चार्ट में, जिसको आप सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं। तो वहां से आपके पढ़ने का एक अच्छा माहौल बन जाएगा। दूसरी चीज, क्लास इतनी सीक्वेंस से 6-7 घंटे की बहुत बढ़िया से, जिसमें क्लास में ही याद करा देंगे। तो जो होता है ना कि GK याद नहीं होता, वो टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। टेस्ट रेगुलर, डेली वाइज टेस्ट हो गए जो पूरे दिन का पढ़ा,
चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, क्लास वाइज टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, वो सब कुछ। और ये प्रोग्रेस चेक कर पाएंगे कि कितने बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस क्या है, क्या आप में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा। तो इन सब के लिए आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बेस से, अब क्या होगा कि आपको अभी भटकना पड़ता है, क्या पूरे दिन आप सेटिस्फाई हो पाते हैं कि भाई ये मेरा 500 टॉपिक थे, आज मैंने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, 50 दिन में मेरे 500 टॉपिक हो जाएंगे। क्योंकि आप वही चीजें बार बार रिपीट करके कभी यहाँ कभी वहां, तो कोशिश करके आप बिल्कुल सीक्वेंस क्रम से पढ़ सकते हैं। आज इससे जुड़ने का लास्ट है, आज रात तक जुड़ जाइए, कल सुबह से इसके क्लास शुरू है। अभी 12 बजे टाइम टेबल, तो मैं वैसे इसको 2 घंटे लेना चाहता था, पर मुझे थोड़ा टाइम टेबल पर और काम करना है, तो आज के लिए साथी मैं इतने रखूंगा। क्लास कैसे लगी सबके सब जरूर, इसको बच्चे आपको कहवाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। 99 रुपए में मैंने इसीलिए रखा था, मुझे पता था कि बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे इसको भरेंगे और इसमें आपके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, कोई बोझ नहीं आएगा। अब सबसे पहले जितने भी साथी हैं, आप सभी के सभी इसे रिक्वेस्ट मान लीजिए, आज जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी हो सके तो अपने व्हाट्सएप या इंस्टा जो भी आप चलाते हो उससे एक बार इंफॉर्मेशन जरूर कर देना अपने और मित्र दोस्तों को, कि वो भी चाहे तो अंतिम प्रयास से जरूर जुड़ जाएं होमगार्ड की बिल्कुल सीक्वेंस से तैयारी में। बाकी अभी 10 बजे 12 बजे लगातार होमगार्ड के क्लासेस हैं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर, टाइम टेबल बता दूंगा एप्लीकेशन पर, और कल से बढ़िया क्रम से शुरुआत करेंगे, सीधी कल से क्लास शुरू है, सिलेबस इत्यादि डिस्कशन सब आज खत्म कर दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।